नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और आप देख रहे हैं दहाड़। आज दहाड़ में विपक्षी एकता को लेकर वो तमाम आपके मन में जो विचार हैं और वो तमाम आरोप जो और प्रत्यारोप आमने सामने हैं, उस पर होगी दहाड़। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली एकता बैठक हुई थी, याद कीजिए। 17 जुलाई को बेंगलुरु में ये दूसरे फेज की बैठक होने वाली है। इन 24 दिनों के बीच में गंगा यमुना से लेकर कृष्णा कावेरी तक बहुत पानी बह चुका है। बंगाल चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के बीच खटास साफ दिख रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटकर बिखर गई है। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में विपक्षी एकता पर होने वाले मंथन की तस्वीर क्या बदल जाएगी? पटना में ड्राइविंग सीट पर कौन थे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही जा जाकर सबसे मुलाकात कर रहे थे, सबको एकजुट किया था। नेताओं से जाकर पर्सनली वो मुलाकातों का दौर जो है उसे थाम नहीं रहे थे, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। विपक्षी मीटिंग में 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए थे। बेंगलुरु की मीटिंग में 24 पार्टियों के शामिल होने की बात इस वक्त कही जा रही है। बैठक में यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पर हो सकती हैं। बैठक से ठीक पहले सोनिया गांधी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रात्रि भोज देंगी। तो सवाल यह है कि विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, और क्या 24 पार्टियों का ये एका 2024 में टीम मोदी को पटखनी देगा? और सवाल तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या जीत विपक्ष की हुई है, या फिर सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पर्सनल क्यों हो रहे हैं? यहां पर एक शख्स की बात नहीं है, ईडी की कार्यशैली की बात है और वो बदस्तूर जारी रहने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, शिवम त्यागी। डॉक्टर अजय उपाध्याय नए नवेले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। आनंद दुबे नेता हैं जो शिवसेना के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट मुझे कहा जा रहा है पहले वार पलटवार, यानी जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपको वो दिखा और सुना देती है, और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी एक्सटेंशंस को अवैध डिक्लेयर कर दिया। ईडी के डायरेक्टर को पद मुक्त करने का निर्णय दिया। मेरे में जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा, तो मना कहने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? राजद के लोगों को तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार है, जो उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाए, चार्जशीट हो जाए, उसमें अगर इस्तीफा अपोजिशन के लोग देने लगे तो अपोजिशन का मैदान ही खाली हो जाएगा। सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की ही इस मैदान में वही नजर आएगी। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। Become illegal. This is what the Supreme Court verdict. Actually, this is a clear slap on the government face. The motive to give extension is totally questioned by the Supreme Court verdict. विपक्षी एकता ईडी के लिए है या मोदी के खिलाफ है? ईडी के खिलाफ कि मोदी के खिलाफ? कौन किस तरीके के चुनाव को लड़ने वाला है? आज इसी पर दहाड़। शिवम त्यागी, जैसा मैंने कहा, नए नवेले राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ है। डॉक्टर अजय उपाध्याय नए नवेले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू के अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आनंद दुबे जी आपको नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और इनफैक्ट डेब्यू है भारत 24 पर डिबेट में मेरे साथ। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ इज्जा यादव जी जुड़ चुकी है, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी की। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता हैं एलजेपी, रामविलास पासवान गुट के, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त आपको वरिष्ठ पत्रकार नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत और आप देख रहे हैं दहाड़। आज दहाड़ में विपक्षी एकता को लेकर
वो तमाम आपके मन में जो विचार हैं और वो तमाम आरोप जो और प्रत्यारोप आमने सामने हैं, उस पर होगी दहाड़। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली एकता बैठक हुई थी, याद कीजिए। 17 जुलाई को बेंगलुरु में ये दूसरे फेज की बैठक होने वाली है। इन 24 दिनों के बीच में गंगा यमुना से लेकर कृष्णा कावेरी तक बहुत पानी बह चुका है। बंगाल चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के बीच खटास साफ दिख रही है। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटकर बिखर गई है। बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ऐसे में विपक्षी एकता पर होने वाले मंथन की तस्वीर क्या बदल जाएगी? पटना में ड्राइविंग सीट पर कौन थे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भाई जाहिर सी बात है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही जा जाकर सबसे मुलाकात कर रहे थे, सबको एकजुट किया था। नेताओं से जाकर पर्सनली वो मुलाकातों का दौर जो है उसे थाम नहीं रहे थे, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। विपक्षी मीटिंग में 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए थे। बेंगलुरु की मीटिंग में 24 पार्टियों के शामिल होने की बात इस वक्त कही जा रही है। बैठक में यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पर हो सकती हैं। बैठक से ठीक पहले सोनिया गांधी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रात्रि भोज देंगी। तो सवाल यह है कि विपक्षी एकता का चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, और क्या 24 पार्टियों का ये एका 2024 में टीम मोदी को पटखनी देगा? और सवाल तो यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या जीत विपक्ष की हुई है, या फिर सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पर्सनल क्यों हो रहे हैं? यहां पर एक शख्स की बात नहीं है, ईडी के कार्यशैली की बात है, और वो बदस्तूर जारी रहने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, शिवम त्यागी। डॉक्टर अजय उपाध्याय, नए नवेले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। आनंद दुबे, नेता हैं जो शिवसेना के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट मुझे कहा जा रहा है पहले वार पलटवार, यानी जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आपको वो दिखा और सुना देती है, और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी एक्सटेंशंस को अवैध डिक्लेयर कर दिया। ईडी के डायरेक्टर को पद मुक्त करने का निर्णय दिया। कि मेरे में जब 17 में चार्जशीट था, जब हम फिर से उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे, तब तो नहीं मना किया कि मत लो। तो जब हम ओथ लेने जा रहे थे दोबारा, तो मना कहने किया ओथ मत लो। अब ओथ ले लिए तो बोल रहा है कि ओथ क्यों ले लिया? राजद के लोगों को तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार है, जो उप मुख्यमंत्री बने हुए, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी हालत में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाए, चार्जशीट हो जाए, उसमें अगर इस्तीफा अपोजिशन के लोग देने लगे तो अपोजिशन का मैदान ही खाली हो जाएगा। सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी की ही इस मैदान में वही नजर आएगी। सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, 4 सीटेड उप मुख्यमंत्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। Become illegal. This is what the Supreme Court verdict. Actually, this is a clear slap on the government face. The motive to give extension is totally questioned by the Supreme Court verdict. डॉक्टर अजय उपाध्याय, शुरुआत आपसे। राहुल और सोनिया गांधी, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, के कविता, बीआरएस से हसन मुशर्रफ, एनसीपी से अनिल परब, शिवसेना से हेमंत सोरेन, जेएमएम से, ये वो नाम हैं जिन पर ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, और ये वो नाम हैं जो सबके सब विपक्षी एकता में एक साथ आएंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि ईडी के खिलाफ चुनाव है, मोदी के खिलाफ चुनाव है, या चुनाव इस बात को लेकर है कि कुछ भी हो जाए, बस जीत ले, बाद में देखा जाएगा। रूबिका जी, पहले तो दहाड़ कार्यक्रम के लिए आप जो दहाड़ती हैं जनता के मुद्दों पर, आपको शुभकामना। और एक नया कार्यक्रम आपने शुरू किया और बड़ा प्यारा कार्यक्रम शुरू किया है। शुक्रिया सर। जहां तक कार्यक्रम की बात है, बंगलोर की विपक्षी एकता की बात है, और विपक्षी एकता में जो बंगलोर में दहाड़ा जाएगा, जिस तरह से पटना में दहाड़ हुई, तो निश्चित तौर पे उस दहाड़ के असर सरकार में भी दिख रहे हैं। और सरकार के डरे हुए जो मंत्री संतरी लोग हैं, वो भी इस बात को समझते हुए जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, विपक्ष से घबराना डरना उचित है, लेकिन जनता के मुद्दों पर यदि कोई लड़ रहा हो और उसको खत्म करने के लिए जनतांत्रिक
तरीकों को भी कहीं ना कहीं विमुख करके और जिस तरह तानाशाही अपनाने का काम, ईडी का जो मुद्दा जो आपने अभी आज बात रखी, आप देखिए कैसे अपने, हम यही बात बार बार कहते थे कि कैसे अपने एक तोता को इन्होंने पकड़ लिया है और उसी से जो है पूरा लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। अब सुप्रीम कोर्ट भी यदि उस पर भरोसा नहीं कर रहा है तो समझिए इनके कार्रवाइयों पर क्या भरोसा। नहीं, पर मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे ना। मैं कह रही हूँ चलिए एक बार के लिए मान लिया जाए तोता है, पर ये तोता पिंजरे से आपके लिए तो नहीं निकाला जाएगा। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप जो है ईमानदार किस्म के शख्स हैं, नए नवेले प्रवक्ता बने हैं, आपने राजनीति के वो जो स्या रंग हैं वो अभी सीखे नहीं हैं, तो आपके ऊपर तो ईडी कार्रवाई नहीं करेगी ना। ईडी उसी पर कार्रवाई कर रही है जो लिप्त है, जिसने गड़बड़ी की है। पहले रूबिका जी, पहले मैं 2018 से प्रवक्ता हूं, नया नवेला मैं नहीं हूं तो मैं चाहूंगा कि आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके साथ मैं शो में कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे ज़्यादा दिन नहीं बैठा हूं, तो ठीक बात है। जहां तक बात बाकी मुद्दों की आपने की है, ईडी और सीबीआई और आईटी से ये भाजपा की सरकार किस तरह विपक्षियों को धमकाने का, उस पर प्रहार करने का, उसकी छवि बिगाड़ने का प्रयास करती है। हाँ। और कुछ वैसे लोग जिन पर ये आरोप लगाती है और बाद में जब वो इनके यहाँ चले जाते हैं तो शब्द हरिश्चंद्र हो जाते हैं, और वो जो है इनके पास जो एक पाप दो योजना चल रही है भारत सरकार की, उस योजना के वो सफल अंग हो जाते हैं। तो ये तो इनकी कारस्तानी है, लेकिन देश देख रहा है और जनता देख रही है। इसी बात को आगे ले जा रही हूं। हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम, वो कार्यक्रम पर मैं आती हूँ, लेकिन आपकी इस लाइन को शिवम त्यागी सुना आपने? अगर डॉक्टर उपाध्याय की सुने तो वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो आए हैं वो सारा पुण्य कमा कर आए हैं, और दूसरी तरफ है वो सारे के सारे पापी हैं, और ये मशीन ईडी है जो ये तय करती है, सीबीआई है, आईटी है जो तय करती है। रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि बड़ी उहापोह की स्थिति है कांग्रेस में। एक इनके पूर्व अध्यक्ष हैं कि वो अपने आप को मतलब मानते नहीं है कि वो अब युवा नहीं रहे, नए नवेले नहीं रहे, और एक अभी 2018 में आए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है इस बात को कि 18 से 23 में भी नए नवेले ही हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए आप। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा या कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास मशीन है, नहीं नहीं, बिल्कुल मशीन नहीं है जी। आप जिन लोगों को अभी तक महाविकास आघाड़ी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाकर बैठे हुए थे, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए भ्रष्टाचारी हो गए। आप जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर बैठे थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए वो इसके भ्रष्टाचारी हो गए। इसके अलावा तमाम सारे नेता, आप मुझे एक चीज बताइए, जितने भी केसेस सब पर हैं वो एज इट इज हैं। अगर आपके पास कुछ एडिशनल हो तो उसको भी लाकर दे दीजिए। लेकिन आपने कहा कि भाई 2024 में ऐसी क्या मजबूरी है, मतलब मजबूरी है कि बस किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना, इस देश के प्रधानमंत्री को हटाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। नेताओं के लाल सारे महाविकास आघाड़ी के सहारे या फिर महागठबंधन के सहारे, भ्रष्टाचारी सारे महागठबंधन के सहारे, और इसके अलावा मोदी से हारे महागठबंधन के सहारे, ईडी सीबीआई के मारे महागठबंधन के सहारे। अब कुछ बचा तो है नहीं। अब जितने भी नेता हैं, अभी मैंने पिछले दिनों देखा एक पुत्र है, नेता पुत्र है, वो भी पिछले दिनों कहीं पर ध्यान लगा रहे थे, अगर 2024 में जो कि नहीं जीतेंगे तो यही अल्टीमेटली करना है ना। लेकिन बात साफ है, डायरेक्टर चेंज हुए हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया हो, लेकिन सरकार ऊपर वही है, लोग ऊपर वही है। अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार पर कोई केसेस पर बात होगी ना, तो उस पर कोई नेता का फोन नहीं आ जाएगा कि इनको छोड़ दीजिए, ये हमारे बेटे या रिश्तेदार। आनंद जी, ये सारे लाल, क्या कौन से लाल सारे आपके गठबंधन के सहारे, भ्रष्टाचारी सारे आपके गठबंधन के सहारे। सीधा आरोप लगा रहे हैं शिवम जी कि आप लोग खौफ में आ गए हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अब किसी भी कीमत पर कोई फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। तो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा, ताकत का भी बंटवारा हो जाएगा, लेकिन प्रभु ये मोदी को हटा दो यहां से। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते आनंद जी। देखिए, ऐसा है कि हमारे शिवम भाई को शायद नहीं पता होगा, लेकिन देश की जनता को पता है कि संजय कुमार मिश्रा जी के जो विस्तार का जो कार्यकाल था, उसको जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके अहंकार पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। जो अधिकारी 2018 में रिटायर होना चाहिए, उन्हें आप 2 साल एक्सटेंशन देकर 2020 तक लाते हैं, फिर उसके बाद 1-1 साल का 2 एक्सटेंशन और देते हैं। जब उनकी उम्र 63 साल भी हो जाती है, तब भी आप उनको बनाए रखना चाहते हैं। भाई, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है?
क्या ईडी के दफ्तर में अच्छे अधिकारियों की कमी पड़ गई है? इसका यह मतलब है कि आप अपने अधिकारियों के थ्रू विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाने का काम करते हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इस लिहाज से आनंद जी, जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी जाती आनंद जी, लेकिन हम आदरणीय आपकी बात यहाँ सुनाई दी जाएगी भाई, आपकी आवाज को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आनंद जी, आप ये कह रहे हैं कि मिश्रा जी के रहते सारे गलत काम हो रहे थे, मिश्रा जी के चलते ईडी में जबरदस्ती दबाव का जो काम है वो किया जा रहा था। अब मिश्रा जी तो 31 को रिटायर हो जाएंगे, हटा दिया जाएगा उनको, तो उसके बाद तो ईडी एकदम साफ हो जाएगी ना, दाग धुल जाएंगे ना, फिर ईडी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी ना। देखिए, प्रश्न चिन्ह यहाँ ईडी के कामकाज को लेकर नहीं, फिर प्रश्न चिन्ह है कि ईडी में जिस अधिकारियों को बिठाया गया है उनको कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार एक व्यक्ति को बार बार एक्सटेंशन क्यों दे रही है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसी प्रश्न को शिवम त्यागी जवाब दीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ती हूं। कोर्ट ने हमें न्याय दिया, पर कोर्ट, आप कह रहे हैं कोर्ट में आपकी जीत हुई है, शिवम त्यागी एंड पार्टी कह रहे हैं कोर्ट में उनकी जीत हुई है, मैं किसकी बात मानूं? शिवम त्यागी। थैंक यू। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है बिल्कुल सराखों पर, ठीक है, उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन ये बात साफ है, संजय मिश्रा जी ने शानदार काम किया है भ्रष्टाचार में। इस देश ने देखा है किस तरीके से कुत्तों के लिए फ्लैट खरीदे गए थे, किस तरीके से 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ एक ही घर से मिले हैं, किस तरीके से 5-5 हजार करोड़ के घोटालों में लोग बेल पर हैं, किस तरीके से इरिगेशन से लेकर तमाम ऐसे घोटाले हैं जिन पर ईडी ने काम किया है, किस तरीके से नौकरी के बदले प्लॉट ले लेते थे सरकारी लोग, उन पर काम किया है। तो मेरा मानना साफ है और इस सरकार का भी मानना साफ है, उनका कार्यकाल शानदार रहा। आने वाले समय में अगर कोई भी आएंगे, जो भी कोई आएंगे, वो भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार पर चोट करेंगे। अगर आप शिवसेना से हैं तो संजय राउत जी को कह दीजिए, पत्राचार वाले मामले में जिसमें 1 साल जेल रहकर आए हैं, आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। अधिकारी बदलने से सोच नहीं बदल जाएगी सरकार की। अधिकारी बदलने से कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आनंद दुबे जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो दोषी हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो भ्रष्टाचारी है, आप उन्हें पकड़िए, जनता आपका स्वागत करेगी। लेकिन जैसे ही वही घोटालेबाज, लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, वो यदि आपके बगल में आकर लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, आसन देते हैं, लालू जी भ्ष्टाचारी है कि नहीं है, देश की जनता को आपको जवाब, लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, और करने में इतना अंतर क्यों है? यदि आप ये लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है बताइए, ठीक है, आपके अंदर कमी है, आप भी देश की जनता है, लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आनंद जी, देश की जनता विश्वास करे ना करे, लालू जी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, आप बता दीजिए। अगर पश्चिम बंगाल जैसा रक्त रंजित माहौल ना हो तो एकदम वोटों से क्लियर हो जाता है। मैं बहुत सोच समझ के इस बात को कह रही हूं। इज्जा जी, बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या ईडी के खौफ में ये तमाम जो गठबंधन के साथी हैं मिले हैं? क्योंकि डर है कि अगर एक नहीं हुए तो सबको एक एक करके इसी तरीके से लपेटा जाएगा। रूबिका जी, क्या इसको कोइंसिडेंस कहा जाएगा कि जितने भी बीजेपी के ऑपोजिशन में हैं उन पे ईडी कार्रवाई करती है? इज इट अ कोइंसिडेंस या इसे टारगेट किया जाता है? कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता है कि ऑपोजिशन के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं सब करप्ट है। ईडी और सीबीआई ये पार्टनर्स है बीजेपी के, बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है अपने ऑपोजिशंस के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सारे ऑपोजिशंस करप्ट है। बीजेपी में कोई तरीपार नहीं है, कोई आदित्य योगीनाथ जैसे 50-50 क्रिमिनल चार्जेस वाले नहीं है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस किसी पे है तो बीजेपी वालों पे है, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती है। क्या ये कोइंसिडेंस है कि सिर्फ ऑपोजिशन वालों पे ही चर्चा होती है? शिवम उन्हीं को टारगेट के जवाब दे, उससे पहले एक साजिश है बीजेपी के तहत, धीरेन्द्र मुन्ना जी ही करवा रही है, बीजेपी करवा रही है, कोइंसिडेंस है? जवाब दीजिए। थैंक यू। 1996 शिवम जी, एक सेकंड में इसमें धीरेन्द्र जी से शुरुआत करेंगे। धीरेन्द्र जी, ये बीजेपी करवा रही है, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री जी रूबिका जी हर जगह अपने भाषणों में बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को अब चैन से नहीं रहने दूंगा। आवाज थोड़ी इको हो रही है मेरी, एको ठीक कर क्या ऑपोजिशन वाले ही भ्रष्टाचारी है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये कोइंसिडेंस है क्या या ये टारगेट किया जा रहा है? इस पे आप जवाब दीजिए। सरकार में तेजस्वी यादव आते हैं जो चार्जशीटेड नहीं थे, जो कोई चार्जेस नहीं थे, अचानक केसेस खुल के चार्जशीटेड हो जाते हैं। शोर वाली बात है,
हूं कि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं नहीं, आप बोले। भ्रष्टाचारियों को इज्जत जी नहीं इज्जत जी एक सेकंड सुन लीजिए ना। एक तो मुन्ना जी की आवाज ठीक कीजिए ना, उनकी आवाज एको हो रही है, हम भी सुन रहे हैं तो वो एकोड आवाज आ रही है, ठीक कीजिए ना उसे। हाँ मुन्ना जी बोलिए। प्रधानमंत्री जी जब रुद्रा जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, तो ईडी और किसी के भी डायरेक्टरेट अगर बदल जाता है, डायरेक्टर बदल जाता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? उनको काम तो प्रधानमंत्री जी के नीचे ही करना है। तो ये उनके बदल जाने से, ना बदल जाने से विपक्ष के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं पर विपक्ष के लोग मुन्ना जी एकजुट अगर हो रहे हैं तो ईडी के खौफ में एकजुट हो रहे हैं, और अगर ईडी के खौफ में हो रहे हैं तो इसका मतलब ईडी को हथियार की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल ईडी पूछ रही हैं। नहीं, एजीए जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको पकड़ा गया है या जिन पर आरोप लगा है, क्या वो गलत है? और इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले से ही सजाया जाता है, हिस्ट्री सीटर है घोटाले का। तो ये लोग कैसे और सवाल उठा सकते हैं? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये लोग दुहाई दे रहे हैं। जरा मुझे ये बताइए कि जब यही कांग्रेस अध्यक्ष या किसी और के खिलाफ में अगर कोई उनका आता है फैसला, तब तो बोलते हैं कि वो भी वोट को भी उन्होंने भाजपा की इकाई बताने में कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़ा है। तो इन लोगों का तो कोई चीज समझ ही नहीं आता कि मैं जवाब दूं रूबिका जी। इज्जा जी 30 सेकंड, और उसके बाद हमारे साथ सुनील सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। बिल्कुल। ये लोग झूठे हुए कारतूस है रूबिका जी। मैं एक बात बता दूं, फर्क नहीं पड़ता है। आप शांत रहे, 30 सेकंड का टाइम मिला है। हाँ सर 30 सेकंड का टाइम इज्जा जी के लिए। हाँ बीजेपी वालों को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे मालूम है। बिल्कुल मैं बताती हूँ, तेजस्वी जी पे सीबीआई लगती है लैंड फॉर स्कैम, जो जॉब वाला स्कैम पे, उसमें उनको फ्री कर दिया जाता है। कहता है केस क्लोज कर दो, कोई चार्जेस नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वो ओथ क्या लेते हैं, केस खुल जाता है, चार्ज शीटेड हो जाते हैं, आरोपी हो जाते हैं। ये ऐसे कैसे हो सकता है? एक बार यही सीबीआई केस क्लोज करती है, एक बार यही सीबीआई ओथ लेने के बाद कहती है आरोपी है। तो ये जो ईडी और सीबीआई है, मैं कहती हूँ ये पार्टनर्स है बीजेपी के, बीजेपी को हेल्प करती है। बहुत ही पहले ये सवाल खौफ पैदा आपके सामने करना रख रही हूँ, फिर बीजेपी इज्जा एक्शन जी लेती है। मुझे ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? मैं पूछती हूँ, लालू प्रसाद यादव जी ने क्या भ्रष्टाचार किया? वो तो सामाजिक न्याय के देवता है, गरीबों को आवाज दिए, गरीबों को कुर्सी दिए, समाज में न्याय की परिभाषा लाए। और जब समाज में एक सामाजिक न्याय की परिभाषा लाए तो बीजेपी वाले वोट बैंक में बदल दिए। नहीं पर दलित को कौन पूछता था? दलित को बोलने की आजादी नहीं थी। अरे जवाब लालू दीजिए ना। प्रसाद यादव कोर्ट एक ऐसे में नेता आप है यकीन करती जो हैं कि नहीं सामाजिक करती न्याय हैं? की बात किए, और आज लोग इन्हें अरे भ्रष्टाचार कोर्ट में आप यकीन करती हैं कि नहीं करती हैं? बिल्कुल, कोर्ट में मैं यकीन करती हूँ, कोर्ट का मैं आदर करती हूँ। आदर और यकीन दोनों करती हैं। जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आदर और यकीन के साथ मुझे ये बताइए, लालू प्रसाद यादव के लिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? किस केस में फैसला सुनाया है? लालू प्रसाद यादव जी के लिए कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया, जो भी नहीं, यादव जी जरा भी पीछे नहीं हटे, वो हिम्मत से डरे रहे। और मैं हिम्मत और इनकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ, आप तो निबंध पढ़ रही हैं बीजेपी। मैं लालू प्रसाद यादव जी अगर हाथ मिला ले तो ईडी और सीबीआई पीछे हट जाएगी। पर्सनालिटी पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, उन पर लगे आरोप सिद्ध हुए कि नहीं हुए, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया कि नहीं दिया, आरोप, और अगर दोषी करार दिया है तो किस केस में दिया है? मैं एक बात पूछती हूँ रोबिका जी, पूछती हूँ, यही सीबीआई है ना जो तेजस्वी यादव को आरोप मुक्त बोले थे कि केस को क्लोज करना है, कोई केसेस नहीं बनता है, कोई चार्जशीट नहीं होता। तो ये पिंजरे, आखिर यही पिंजरे वाले तोते नहीं हुए ना? फिर अचानक सीबीआई को वही तो इज्जा जी, अगर वही सीबीआई आपके नेता को बगैर सबूतों के नहीं मिलने पर बरी कर सकती है या कह सकती है इन पर कोई आरोप नहीं है, और वो अगर आरोप सिद्ध कर देती है तो आप कहते हैं तोता इसका है। भी जवाब मैं दे दूं, इसका भी जवाब मैं दे दूं। जैसे जैसे क्योंकि आरजेडी सत्ता में आई, बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करने लगी। आज अगर आरजेडी सत्ता में हट जाती है, विपक्षी एकता की बात नहीं करती है, बीजेपी से हाथ मिला लेती है, तो ईडी सीबीआई शांत हो जाएगी। शांत हो जाते हैं। क्या ऐसा है? आपने देखा? क्या ये ट्रेंड आपने देखा है? साथ हुआ? एक सेकंड त्रिपाठी जी, क्या ये ट्रेंड आपने देखा है? अभी भी बोली, इज इट अ कोइंसिडेंस और टारगेट?
ऐसा Fine, कैसे हो fine, सकता है let कि me ask, सारे लेकिन आप opposition मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाई सिर्फ हैं। बीजेपी वाले सिर्फ धुले हो, ये नहीं हो सकता नहीं, है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से एक जवाब सवाल दे रही पूछ हूँ। रही हूँ। बीजेपी मैंने वाले सुन लिया आपकी ईडी बातों और को। सीबीआई को खौफ की जी, तरह मैंने इस्तेमाल सुन करते लिया हैं। आपकी बातों को, लेकिन ये तकलीफ तो आपको भी मन में हुई होगी ना कि रूबिका लियाकत ने जब भ्रष्टाचार पर आपसे सवाल पूछा आपके नेता को लेकर, तो आप परेशान हो गई। आप नहीं समझ पाई कि किसका, आप या तो कोर्ट का साथ देंगी या अपने नेता का साथ देंगी। इसीलिए तो आपके लिए दिक्कत की खबर है ना ये दिक्कत का सवाल है। केंद्र में और इसी पर खेल रही है बीजेपी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो सब भ्रष्टाचारी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पॉइंट मैम, जब ठीक है, केंद्र पॉइंट में ही नोटेड, भ्रष्टाचारी है तो उनके चश्मे से तो पॉइंट सब नोटेड, पॉइंट नोटेड। सिवाय हर्षवर्धन अपने त्रिपाठी सांसद जी, और विधायक छोड़ करके। रूबिका जी, मुझे लगता है कि जब देश के लोग ये वाली बहस सुनते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को पकड़ लेती है लेकिन सरकार के भ्रष्टाचारियों को पकड़ नहीं, तो कभी भी ये नहीं सुनती वो कि हमारे भ्रष्टाचारी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई भाजपा में भी कुछ भ्रष्टाचारी हैं जो बच जाते हैं भाजपा में होने की वजह से। और मैं कहता हूं कि इस देश में ये जो एक दूसरे का भ्रष्टाचारी बचाने की मुहिम चलती रही, सत्ता में है तो सरकार की वजह से बच जाए, विपक्ष में है तो अरे भाई विपक्षी नेता है इसको क्यों पकड़ना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके खिलाफ ईडी की जांच कार्रवाई चल रही हो और वो भ्रष्टाचार में लिप्त न पाया गया हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 2014 से पहले भी इस तरह के आरोपों से घिरा नहीं रहा हो। उसमें नए लोग कुछ शामिल हो गए लेकिन 2014 के पहले भी वो आरोपों में थे। लालू लेकिन प्रसाद यादव के खिलाफ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, उन्हीं नीतीश कुमार ने चलाई। 24 पार्टियां एक मंच पर एक साथ अब आ रही है, बनाम मोदी, बनाम ईडी जिसे ये तोता कह रहे हैं, बनाम सीबीआई जिसे ये हथियार कह रहे हैं बीजेपी का। 24 पार्टियां। देखिए रूबिका जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोकतंत्र के लिए विपक्षी पार्टियां साथ आए, सरकार से जमकर लड़े, लेकिन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा कैसे लोकतंत्र की मजबूती करेगा। जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में हैं, जिनके खिलाफ एक से एक गंभीर मामले हैं, हाँ। जिनके घरों से नोटों की गट्टियां ऐसे मिल रही हैं जैसे हमारे आपके यहाँ जरूरत का सामान पड़ा होता है, और वो कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील जनता को ये सिंह, देखते हुए शर्म आ रही होगी कि ऐसे नेताओं को हमने चुना और ये लोकसभा विपक्षी दल सांसद के का नेता। प्रोफाइल नहीं देखे हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, इज्जा जी एक सेकेंड, आपके ही साथी हैं, आपके ही साथी हैं, उनको भी मौका दे दीजिए। डॉक्टर सुनील सिंह, भ्रष्टाचारियों का मेला है, सीधा आरोप। ये कोई विपक्षी पार्टियां नहीं है, ये सारे भ्रष्ट नेता हैं जो एक साथ एक मंच पर आ गए क्योंकि खौफ है कि अगर ये साथ नहीं आए तो सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, भ्रष्टाचार पर बोलने का जो भाजपा की जो दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र है, ये आप गौर करने की कोशिश करें। मात्र प्रधानमंत्री कुछ दिनों पहले बोले कि एनसीपी के अमुक अमुक नेता इतने हजार करोड़ के घोटाले में हैं। चंद दिनों के बाद ही मोदी वॉशिंग पाउडर से उनको साफ करके सदाचारी बना के अपने यहाँ ज्वाइन करा के उनको मंत्री बना दिया। इसलिए भ्रष्टाचार में बोलने का तो कम से कम भाजपा को तो चेहरा और नहीं है और भाजपा को मुंह नहीं है, क्योंकि भाजपा भ्रष्टाचार पे क्या नीति रखती है यह स्पष्ट है। अब रह गई कि भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जब जन आकांक्षाओं को देखते हुए बिहार में ऑपोजिशन विपक्षी एकता कर भाजपा को सत्ता से हटाया और इसी का रेप्लिकेशन पैन इंडिया लेवल पर सुनील करने जी, के लिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो वो आपके मोदी वॉशिंग पाउडर पर ही अटक गई हूँ। तो आप कह रहे हैं कि मोदी वॉशिंग पाउडर में सारे दाग धुल जाते हैं, तो नीतीश वॉशिंग पाउडर जैसी कोई चीज है कि जब आपके साथ आते हैं तो तेजस्वी यादव, राबड़ी जी, लालू जी वो भी एकदम दोष मुक्त हो जाते हैं? रूबिका जी, यह स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन कानून का मतलब यह नहीं है कि आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक विरोधियों को प्रोत्साहित करने पर यही तो प्रॉब्लम है ना, ये दोहरी नीति। ऐसा नहीं है, शिवम त्यागी की पार्टी पर भी उसी दोहरी नीति का जो ठप्पा है वो लगेगा जब अजीत पवार को लेकर ये लोग चुप्पी साधेंगे। लेकिन दिस सूट्स यू ऑल्सो ना सर,
जब तेजस्वी आपके साथ होते चार्जशीटेड, ऐसा कब हुआ है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो और आप कह रहे हैं वी आर जीरो टॉलरेंस ऑन दिस, हमारा टॉलरेंस एकदम जीरो है, नील है? कैसे? ये किसी के समझ में नहीं आएगा और हलक के नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन शिवम त्यागी, जवाब दे आप भी। थैंक यू। देखिए, भगवान भी जब ऊपर से देखता होगा तो कहता होगा इंसान मैंने ऐसे तो नहीं बनाए थे, मतलब कमाल है, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। और किसको बराबर में लेकर बैठे हैं आप? लालू प्रसाद यादव के बारे में कम से कम और भी कुछ नहीं तो आरजेडी के प्रवक्ता को तो अपने नेता के बारे में पता होना ही चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचारी ही सही। 1996 में जब सरकार आप ही की थी, उस दौरान पशुपालन विभाग के अब दफ्तरों पर छापेमारी हुई थी 96 में। 97 में लालू प्रसाद यादव ने खुद जाकर समर्पण किया था, खुद जाकर समर्पण किया था। भाई 7 बार जेल जा चुके हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 केसेस में कन्विक्टेड है, और आप मुझे बता रहे हैं वो भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अरे नौकरी देने के लिए रेलवे में सरकार में इस समय बैठे हुए तेजस्वी जी ने प्लॉट्स ले लिए और वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। बीच में नहीं बोल रहे सर, प्लीज रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, प्लीज मैं आप पर क्या रहा हूँ? ये मैं तो भ्रष्टाचार पर बोल रहा था, ये नीतीश जी की पार्टी के प्रवक्ता क्यों बोल रहा है? आपके भी यहाँ पर भ्रष्टाचारी है क्या? रुकिए ना प्लीज, मेरी बात चली जाएगी फिर आपकी चली जाएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। सुनील जी, मैं आप पर भी आ रहा हूँ, मैं जब आपके समय में आपके लिए बोलूंगा तो जुड़े हैं। सुनील जी, चूंकि आप स्काइप से जुड़े हैं, आवाज जनता को नहीं पहुंच अब आगे थोड़ा सा। हाँ, मैं आप दोनों को मौका दे देती हूँ ना, 30 सेकंड। अब मैं सुनील जी आपको दे देती हूँ, पहले आप अपनी बात 20 सेकंड में खत्म कीजिए। शिवम त्यागी। जेडीयू जन आकांक्षाओं की पार्टी नीतीश कुमार अपने जीवन में 105 से ऊपर आज तक पहुंच नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठकर यहां तक आए हो, आप अपने आप को जन आकांक्षाओं वाले नेता बताते हो। 105 से 41-42 सीटों पर आप पहुंच गए हो। बिहार में आपका कुछ रहा नहीं है, राज्य में सरकार आपके सही नहीं है, कुर्सी में जो 4 डंडे चारों उधार लिए हुए आपके, और आप कह रहे हैं हम जन आकांक्षाओं वाले नेता हैं। आपके लिए फ्री हिट है, चलो लग जाए तो छक्का हो जाए, क्या पता बनी जाए प्रधानमंत्री। लेकिन बिहार तक की जनता आपको नहीं मानती, आप साधने चले हैं देश। नहीं भाई, मुख्यमंत्री है, कैसे नहीं मानती है? कौन सी कुर्सी में क्यों नहीं जानती? और सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं वो जा जाकर, कोई किसी की सुनबे ना करी। लेकिन अब जो है नीतीश बाबू की सुन तो रहे हैं। सुनील बाबू सुन रहे हैं, पहली बार सुना था 2 पार्टियां तो छोड़कर चली गई। सुनील बाबू 30 सेकंड जवाब दीजिए। देखिए, भाजपा की छटपटाहट हम समझ सकते हैं, और भाजपा की जो यहाँ नीति है वो अब कोई नीति रही नहीं। और भाजपा वाले जो ऐसा बोलते हैं, क्या वे भूल गए हैं कि वो नीतीश कुमार जी को एनडीए का चेहरा बना के चुनाव लड़ते थे? एक एक वोट माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मिलता था, क्योंकि गठबंधन के ये नेतृत्व कर रहे थे। उन्हीं के नाम पर, उनके किए गए कार्यों पर डंका बजाकर ये वोट मांगते थे। और सीटें कम क्यों हो गई? सीटें इसलिए कम हो गई कि भाजपा आदतन गठबंधन धर्म निभाने की आदि नहीं है। सुनील बाबू, एक हमारे यूट्यूब पर एक व्यूअर हैं जो ये लिख रहे हैं, विजय बहादुर सिंह उनका नाम है, वो लिख रहे हैं नीतीश कुमार भ्रष्टाचारियों पर जीरो टॉलरेंस नीति, सुबह से कोई और नहीं मिला क्या? रूबिका जी जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड सर, उसके बाद मैं बाकियों का रुख करूंगी। देखिए, लाख कुछ कर ले, ये नोन है कि माननीय नीतीश कुमार जी CCC, कास्टिज्म, कम्युनिज्म और करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब तक काहे कर रहे थे फिर बीजेपी के साथ सर? अब तक एनडीए के बड़ा चेहरा काहे बने हुए थे सर? फिर ये तो सवाल आपसे पूछेंगे ना, वो दोहरी नीति को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बार बार आरोप यही लग रहे हैं कि और कोई एजेंडा नहीं है, बस अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का एजेंडा वर्सेस बीजेपी। पूरा देश देख रहा है रूबिका जी, और अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता जो इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे थे, मुझे नहीं पता नारायण राणे किस पार्टी में हैं, क्या पता भाजपा के ही नेता हैं या किसी और पार्टी के हैं, विरोधी दल के नेता हैं। हेमंत बिश्व शर्मा क्या पता किस पार्टी के हैं। अजीत पवार जी तो चलिए नए नए आए हैं, बेचारे आते जाते रहते हैं। एक बात अभी हमारे साथी ने, त्रिपाठी जी ने कही थी, मुझे तो लगता था कि अग्रिम बधाई मैं से त्रिपाठी जी को दूंगा आने वाले समय में भाजपा प्रवक्ता के लिए, लेकिन वो बीच बीच में गड़बड़ कर दे रहे हैं। एमएलए 8 करोड़ में लेते हुए दिखते हुए पकड़ा गया था उसके घर से कर्नाटक में, 40% की जहां सरकार चल रही थी भाजपा की। अब भाजपा के लोग भी चैनल पर आके ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। आश्चर्य लगता है। ठीक है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कीजिए, आप पाप धोने का काम कीजिए। अपने मित्र को, अडानी जैसे मित्र को 20,000 करोड़ जो ऑफशोर कंपनी से लाकर और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में, वो ड्रोन जैसे क्षेत्र में जो है पैसा कहां से आया, क्यों आया, कौन लाया, कैसे आया, इस पर आप कोई जांच नहीं करवाइए।
ये समझ में आती है, लेकिन भ्रष्टाचार पर इस तरह छाती पीट पीट के ज्ञान तो मत दीजिए। इससे लोग हंसते हैं देश में कि आप अपने को बचाते हैं और दूसरे को जो है सिर्फ फंसाते हैं। ये बचाने और फंसाने की राजनीति से मुक्ति लाइए, देश देख रहा है। जहां तक बात है 2024 की, ईमानदारी से मुद्दों पर लड़ाई होगी और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई की नीति, बेरोजगारी की नीति, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो फेल है, और स्मार्ट सिटी तो कहां गया पता नहीं, और बुलेट ट्रेन पर तो रोज आप लोग चढ़ रही हैं, इस पर भी पूछिए जरा प्रश्न इनसे। 15 लाख वाले तो हम लोग मानते ही नहीं है, और 2 करोड़ रोजगार ही देश का लोग भूल गया। बस दिखावा करना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना और सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना ताकि विपक्ष को बदनाम किया जाए और अपने को सेव किया जाए, यही रणनीति चल रही है। देश की जनता समझ रही है। और दहाड़ जो है, विपक्ष का दहाड़ 24 बंगलौर में भी दिखेगा और 2024 में जनता। देखिए, राजनीतिक जितने भी आपने सवाल पूछे हैं उसका जवाब देने के लिए और जिन पर आपने आरोप लगाए वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप पर जो आरोप लगे आप उसका जवाब दीजिएगा, और बीजेपी को लेकर जो बात कही है शिवम त्यागी जो है वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन चूंकि आप वंदे भारत का जिक्र कर रहे हैं सर, वंदे भारत में कोई एक बीजेपी का आदमी नहीं जाता है। मुझे पूरा यकीन है अगर आपके परिवार को जल्दी से कहीं पहुंचना होगा तो वो वंदे भारत ट्रेन में बैठेंगे। हाँ, 1-2 ऐसे केसेस आए हैं, लेकिन उस पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है इस पर बात हो सकती है। मेरी एक दोस्त है, किसी और चैनल में काम करती है, रिमझिम जेठानी उसका नाम है, अभी 2 दिन पहले जयपुर से आई और बड़ी प्रसन्न हो रही थी। मैंने उससे पूछा क्यों भाई इतना प्रसन्न हो, क्यों इतनी खुश हो? तो उसने कहा मैं पहली बार वंदे भारत से जयपुर से दिल्ली आई हूँ, बड़ा आनंद आया। मैंने कहा किस बात को लेकर आनंद आया? तो उन्होंने कहा सब एक दूसरे को फोन लगा के पूछ रहे थे। ये मैं सिर्फ आपको सीरियस और रियलिटी बता रही हूँ। मैंने तो अपनी दोस्त का नाम भी ले लिया स्क्रीन पर। 10 सेकंड ले लीजिए। आप इन चीजों पर आपको फख्र होना चाहिए, भारत की बेहतरी के लिए। पहली बात हाँ सुनिए ना, पहली बात एकदम बेहतरी के लिए जो काम होता है उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। पहली बात, ये वंदे भारत जो ट्रेन है इसके स्पीड को जरा देख लें और इसके किराए को भी देख लें। क्या इस देश का आम जनमानस जो गरीब गुरबा है, जो गरीब रथ में चलता था, वो क्या इसमें सफर करने की स्थिति में होगा? और कितने अभी तक हुए हैं जो हादसे हो रहे हैं देश में, जिस तरह से लेट ट्रेन हो रही है, बड़े जो आम जनता की जो ट्रेन थी उसको खत्म करके उसको रोक करके उसके कहीं ना कहीं उसी के लेवल पर जो है ये बात चल रही है। और बाकी पर आप कीजिए ना डॉक्टर साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आनंद जी एक सेकंड आ रही हूं, मैं आपका भी रुक कर रही हूं। 150 स्पीड से ऊपर चलने वाली बुलेट ट्रेन चलती थी। बुलेट ट्रेन का वादा था जो 150 आवर से चलने वाली, बीच में चला नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चल रहा, इसीलिए मेरी बात नहीं जाएगी। कौन सा कहानी है? डॉक्टर उपाध्याय, अगर आप चाहते हैं कि वो गरीब रथ से देश आगे बढ़े ना, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। और आज रात 9 बजे तो रूबिका लियाकत शो में देखिएगा सर, हिंदुस्तान में एक आंकड़ा आया है कि कैसे हिंदुस्तान गरीबी रेखा में वो ऊपर उठ रहे हैं और ऐसे लाखों लोग हैं। वो स्टोरी मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर भेजूंगी सर, और इसमें फक्र होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि मोदी ने किया है इसलिए हम नहीं मानेंगे इस बात को। उनको भी जरा दिखाइए। शिवम त्यागी अब जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, रूबिका जी जरूर प्लीज आप रुकिए ना जरा। 1 करोड़ लोग जो बीपीएल रेखा से नीचे आए हैं, डॉक्टर साहब ओके डन, थैंक यू। गरीबी रेखा वाली रूबिका जी, ये कांग्रेस है ये, आप इनसे वंदे भारत की तारीफ चाहते हैं? अरे जिस पार्टी ने 58 साल राज करके इस देश में वो ट्रेनें दी जिनमें बाथरूम में आज भी चेन से मग्गा बंधा होता था, उनको ये इतनी हाई क्लास ट्रेन समझ में आ जाएगी क्या? जो आदमी बाथरूम में चेन से बंधे हुए मग्गे से आगे बढ़ ही नहीं पाई सरकार, आज भी गरीब रथ की बात कर रहे हैं, करिए। लेकिन अर्बनाइजेशन, बेहतर सुविधाएं खुद के लिए तो, क्योंकि प्राइवेट जेट्स है ना भाई, अपने आप को तो चलना नहीं पड़ता। इतना पैसा बना लिया है कि आम जनता चाहे गरीब रथ में जाए, चाहे पटरियां टूट जाए, चाहे सड़कें कितनी भी पुरानी हो, चाहे ट्रेन कितनी भी पुरानी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। अब नारायण राणे पर आता हूं। 2000 एक तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस वालों की ये है कि जब तक अपने साथ नेता है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही गए ये तो चोर है, ये तो बेईमान है, ये तो डर गया, ये तो बिक गया, ये ऐसे हो गया। 2005 से 2017 तक यही नारायण राणे आपके साथ थे भाई।
तमाम पोर्टफोलियोज दिए आपने, तब नजर नहीं आया वो कौन थे? तब भी वो नारायण राणे ही थे। ना शिवम त्यागी जी, इस पर भी आप इतना घमंड कर रहे हैं, लेकिन आरोप आप ही की पार्टी लगा रही थी ना, अजीत पवार पर, नारायण राणे पर। रूबिका जी, हम तो नहीं आए थे, आप ही आरोप लगा रहे थे। मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। एक सेकंड बस ये बताइए ना, आपके पास आते ही, बीजेपी का झंडा हाथ में लेते ही, ये कौन सी तरंगे हैं, ये कौन सी तरंगे हैं जो उनको एकदम पाक साफ कर देती है, सारे आरोपों से मुक्त कर देती है? कांग्रेस प्रवक्ता के सवाल में ही उनका जवाब है, उन्होंने ही कहा अभी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े गए ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, तो कार्रवाई हुई ना, तो दोनों पे कार्रवाई हुई ना, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में कार्रवाई होती है, आप भी कुछ कह रहे हैं। और दूसरी बात एक और चीज अरे सुनिए आपका एक फैन है, अरे सुनिए डॉक्टर उपाध्याय आपका एक फैन है, वो फैन ये सवाल पूछ रहे हैं, सौरभ कुमार उनका नाम है, वो ये कह रहे हैं रूबिका मैम आप बीजेपी से महंगाई के मुद्दे पर क्वेश्चन कीजिए, ये बीजेपी के लोग आपको भी भ्रष्टाचारी घोषित कर देंगे। शिवम त्यागी, टमाटर महंगा क्यों है और करके घोषित दिखाओ मुझे कि मैं भ्रष्टाचारी हूं। देखिए बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी कौन किसी को भ्रष्टाचारी घोषित करने वाली है ना घोषित करने वाली है, यह साबित कोर्ट में जाकर होता है। अगर कोई इस देश में भ्रष्टाचारी है और अगर इस पैनल पर सभी लोग बैठे हैं, वो मानते हैं कि कोर्ट जो है जो करते हैं वो सही है और इस देश के लिए हित में होता है और कोर्ट बायस नहीं है, तो वो अपने आप इस बात को मानेंगे कि अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचारी है तो कोर्ट उसको भ्रष्टाचारी बताएंगे। मेरे कहने या आपके कहने या किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लालू प्रसाद यादव को कितनी भी उनकी प्रवक्ता कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन वेरी स्मार्ट पर्सन, भ्रष्टाचारी पर तो आपने बोल दिया, महंगाई पर म भी नहीं बोले। बिल्कुल रूबिका जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक दर की बात है, हर एक टमाटर की बात है, एक फेज है, उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, चीजों को बेहतर करेगी, जरूर करेगी। जहां तक महंगाई दर की बात है, इस समय ऑल टाइम लो है। अगर इन्फ्लेशन की बात करें, हमेशा डबल डिजिट में इनकी सरकार में होता है, हमारे उसमें नहीं है। अभी इस पर बोलेंगे कि हम डेटा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी फेजेस महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर काम करेगी कहीं पर भी। और इतना सवाल पूछने के बाद मैंने आपको भ्रष्टाचारी नहीं माना। हाँ भाई, क्लियर हो गया है। यहाँ भ्रष्टाचार के लिए जो लड़ाई चल रही थी और सौरभ जी जो पूछ रहे थे, एक सेकंड डॉक्टर उपाध्याय, आनंद जी आपके लिए भी सवाल है। अनीता पूछ रही हैं, विपक्ष पिरामिड बना रहा है, हांडी फोड़ पिरामिड। रूबिका जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि मोदी साहब के 9 साल का जो कार्यकाल था, जिसको कहते थे कि मोदी साहब का काम बेमिसाल, वो नहीं है। तो ये हकीकत है कि कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के पहले बीजेपी कहती थी कि विपक्ष एक मंच पे नहीं आ सकता, विपक्ष कभी एक नहीं हो सकता। आप देखिए 23 जून को 15 पार्टी के प्रमुख मीटिंग में आते हैं पटना में, जो कि 17 और 18 जुलाई को जो मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में, उसमें बढ़कर और 8 की संख्या हो रही है, तो 24 पर पहुंच जा रहे हैं। तो विपक्षी एकता दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का असली चिंता यह है कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 4 राज्यों में इनकी सीटें बहुत बुरी तरह घट रही हैं। तो जब ये 4 राज्यों में, जहां 2019 में इनको बहुत अच्छी सीटें मिली थी और यहाँ खूब घट रही हैं, तो ये चिंताजनक स्थिति में पहुंच गए हैं। अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि विपक्षी एकता के लोगों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। मोदी साहब ने राजस्थान और भोपाल की सभाओं में कहा कि विपक्ष के लोग 20 लाख करोड़ के भ्रष्टाचारी हैं, जिसमें से 70,000 करोड़ अकेले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता लोग, अजीत पवार और उनकी टीम लोगों ने किया है। अब ये कलई धीरे धीरे खुल रही है। आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, तालियां बजवा सकते हैं, लेकिन 9 साल बेमिसाल कहां रहे बेमिसाल? जनता पूछेगी ना, महंगाई पर बात करेगी, आप चुप हो जाएंगे, आप हमें भ्रष्टाचारी बता देंगे। बेरोजगारी पर बात होगी, आप चुप हो जाएंगे, आप कहेंगे वो तो एक जुमला था। आप किसान नौजवान की बात करेंगे, कहेंगे हमें सुनाई नहीं देता है, 2024 में सब ठीक कर देंगे, एक मौका हमें और दे दीजिए। अरे भाई, ये कब तक? ये सब करने से आप अच्छी अच्छी सभाओं में भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, चुनावी मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन धरातल पर वोट अब आपको नहीं मिलने वाले। इससे यही कारण है कि विपक्ष के 24-25 दल इकट्ठे आ रहे हैं। आनंद जी, आप बोल रहे हैं कि ये लोग इन अलग अलग राज्यों में सिमट रहे हैं, लेकिन आप भी तो वहां पर सिमट कर रह गए हैं। सिमट के कहां, आप तो एकदम टूट कर रह गए हैं। महाराष्ट्र तो यही भ्रम वो राज्य बन गया है जहां पर एनसीपी 2 फाड़, शिवसेना 2 फाड़, मतलब पता ही नहीं पड़ रहा है कि शिवसेना कौन सी वाली है जिस पर यकीन करे और जिस पर वोट डाले जाए। ये और मतलब शिवसेना की पहचान क्या होगी आनंद जी, आपको पता है? वो बीजेपी वाली शिवसेना और वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना।
नहीं, शिवसेना की पहचान है महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता, वो शिवसेना को मानती अभी आप कह रहे थे भाषणबाजी नहीं चलेगी जी को लेके चलते। नहीं, मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं। आज आप चुनाव करवाइए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवा रही है। 14 से ज्यादा महानगर पालिका का चुनाव 1.5 साल से पेंडिंग है। किसी भी समय चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। तब तक चुनाव से बचोगे। आज नहीं कल आपको चुनाव में जाना होगा। पूना में आपकी 25 साल से पुरानी पुश्तैनी सीट आपने हारी है। मुंबई में उपचुनाव में आपकी जमानत बचने वाली नहीं थी, इसके लिए आप वॉकआउट कर गए। आपको अच्छे से पता है कि पार्टियों को तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन तोड़ सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते हैं। मैं आपका डायलॉग पूरा कर लेती हूँ। हाँ, तोड़ सकते हैं पर झुका नहीं सकते हैं। शिवम त्यागी और उसके बाद मुन्ना जी आपका रुका। शिवसेना के मेरे मित्र ने कहा कि आप इन बातों से भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। चलिए हम भीड़ तो कर सकते हैं, आप तो पार्टी भी इकट्ठी नहीं रख सकते। इतने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं आप कि बना बनाया परिवार जिसमें सारी चीजें बेहतर थी। आप बीच में आप 5 मिनट बोले, मैं अनइंटरप्टेड आपको सुना। नहीं, आपको ये इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपको सुनना पड़ेगा रुबिका जी, आपको इनको रोकना पड़ेगा। जब वो बोल रहे थे मैंने सुना ना। आप सुनिए, तो आप इतने इनकॉम्पिटेंट है कि अपनी पार्टी भी नहीं संभाल पाए। एनडीए लेड अलायंस में छोटी पार्टी होने के बावजूद आपको तमाम चीजें दी गई, लेकिन आपको चीफ मिनिस्टर बनने का शौक था। जनता आपके साथ नहीं रही, आपके लोग आपके साथ रहे। और तो और असली शिवसेना इधर है, आप तो नकली है भाई। निशान से लेकर सब कुछ तो इस असली सेना के साथ है। और जहां तक बात शिवसेना की है, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उनके कार्यकर्ता के पास है। कोर्ट ने अभी उस पर भी फैसला दिया है। और जहां तक बात जनता की है, जनता भी उनके साथ है, नेता भी उनके साथ है। और हम लोकतंत्र में रहते हैं, यहां कोई राजशाही नहीं है कि दादाजी की पार्टी है तो पोते जी ही चलाएंगे। नहीं, जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिसके साथ यूनिट है, उसी के साथ पार्टी है। और यही हाल एनसीपी का है। ओके, आनंद जी, एनसीपी में भी यही हाल है। पूछिए उनसे, नकली एनसीपी रह गई है, उधर असली तो हमारे साथ है। मैं लास्ट लैग में आ रही हूं डिबेट के, और इसीलिए आनंद जी प्लीज 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि दूसरी पार्टियों को तोड़कर वो बड़ा गर्व महसूस तोड़ना नहीं है, पार्टी आई है हमारे साथ। भाई तोड़ा नहीं है हमने किसी को। 1 मिनट, 16 हमने नहीं तोड़ा किसी को। जो अपात्र आप है ही नहीं, तोड़ना क्या होता है भाई? के पास जाते हैं, हमारे पास शिवसेना है, हमारे पास एनसीपी है। कोर्ट में जाते हैं, आप नहीं है कहीं भी। आप एक टूटा हुआ फ्रैक्शन है जो लड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं कि लड़ाई लड़ रही है। यह राजनीति में कथनी करने का आपका कितना बड़ा अंतर है, ये देश की जनता देख रही है मेरे भाई। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस को गाली देने वाले लोग कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहते थे बाला साहब ठाकरे, उनके साथ सरकार बना ली कुर्सी के लालच में, और वो हमें आइडियोलॉजी पर पाठ पढ़ा रहे हैं। आनंद दुबे जी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि एक पार्टी तोड़कर ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं क्या? ये एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या? लेकिन आप शरद पवार के साथ हैं। शरद पवार ने अपनी असल राजनीति शुरू ही ऐसे की थी, तो वो गलत काम करके आगे बढ़े ना। रूबिका जी, उन्होंने कोई पार्टी नहीं तोड़ी, तो विधायक लेकर, दरअसल प्रश्न यही आकर खड़ा होता है। आप विधायक लेकर बाहर जाइए, लोकतंत्र में विधायक लेकर ही पार्टी के साथ बाहर आए हैं। आप पार्टी कैसे तोड़ सकते हैं? आप किसी पार्टी पर कब्जा कैसे कर भाई, सकते हैं? अब फॉर्मूला बदल गया है ना सर। राजनीति मैं कैसे आपको बता सकती हूँ? आप एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अब वो जो मैं डॉक्टर उपाध्याय से जो सियासत की बात कर रही थी ना सर, नहीं डॉक्टर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आनंद जी प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं, ये गलत बात है। यही चीज सुनील जी भी कर रहे हैं, आनंद जी यही चीज आप कर रहे हैं। आप जो करें वो सबसे बढ़िया। नहीं, मैं आपकी बात को रोकूंगी नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। पार्टी नहीं तोड़ी, हमने पार्टी नहीं तोड़ी। मैं बार बार कह रहा, कोई भी विधायक किसी पार्टी में जाता हो, किसी सरकार में जाता हो, तोड़ा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। हमने पार्टी नहीं तोड़ी। मोदी जी के नाम पर वोट लेके हमने अलायंस तोड़ा है क्योंकि हमें मुख्यमंत्री बनना था। सवाल बात है, हमने आइडियोलॉजी तोड़ी है, हमने अपने पिताजी की विचारधारा छोड़ी है, हमने कार्यकर्ता छोड़े हैं, हमने हिंदुत्व छोड़ा है। ये कह रहे पार्टी नहीं तोड़ी है, सब कुछ ही तोड़ दिया, तभी तो पार्टी टूट गई आपकी। आपने 24 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार ने मिलकर सरकार बनाई थी सुबह। वो आपने बहुत बड़ा गलत काम किया था। अच्छा। और आपने सही काम किया था। आप फिर अभी मैं आपको शरद पवार जी का जिक्र कर रही थी। शरद पवार जी ने बाद में यही कहा था ना कि मेरे कहे पर, ये बढ़िया सी गूगली मैंने फेंकी थी, शरद पवार के कहे पर अजीत पवार गए थे ना ओथ लेने के लिए। आप वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप लोग कहते हैं, अब ये क्या बात हुई सर, ये क्या बात हुई? तो ना, अरे बीजेपी तो आप लोगों के आगे वो दाने डालेगी ना सर, मैं तो मान रही हूँ।
राजनीति में ये गलत बात है। अरे राजनीति में गलत आप बात ये है। कह रहे ये हैं स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। नहीं तो आप या ये कह स्वस्थ लोकतंत्र आप नहीं ये हो कह रहे सकता। हैं। सुनिए अगर मैं भारतीय आपको एक जनता एग्जांपल पार्टी दे रही हूँ आनंद एक जी। ऐसा एग्जांपल आनंद जी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही जोड़ हूँ। तोड़ के दाना मैं आपको एक एग्जांपल दे रही यह हूँ। गंदी राजनीति मैं है। आपको यह एक राजनीति एग्जांपल देश दे की रही हूँ जनता को पसंद नहीं। और इस एग्जांपल को किसी पार्टी से ना जोड़ें, लेकिन चूंकि आप ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने न्योता क्यों दिया, मैं आपसे कह रही हूँ कि देयर कम्स अ किडनैपर। एक किडनैपर आता है, हाथ में उसके लॉलीपॉप होती है और एक छोटी सी बच्ची को वो लॉलीपॉप देता है, तो आप ये कहेंगे कि किडनैपर ने लॉलीपॉप दी इसीलिए वो बच्ची चली गई, है ना? आप ये कह रहे हैं कि उसको ये करना ही नहीं चाहिए था। नहीं तो अगर ये पार्टियां किडनैपर बन गई हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बात है। ये बात तो है, खतरा है। हाँ ये बात है, ये तो मैं मान ही रही हूँ। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आप वो छोटी बच्ची नहीं थे ना, क्षमा याचना आप वो छोटी बच्ची नहीं थे ना भाई। आपके साथ वाले लोग या आपके साथी, आपके जो बाकी पार्टी के लोग हैं, वो छोटी बच्ची नहीं थे ना कि लॉलीपॉप दिया और चले गए, उसूलों के साथ खड़े रहते। षड्यंत्र हर्षवर्धन जी बहुत गलत बात है। बीजेपी षड्यंत्र रचती है और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को छोटा बेबी बना देती है कि आप लॉलीपॉप सामने थमाएंगे और वो थामने से खुद को रोक नहीं पाएगा। मैं अब तक यही समझी हूँ। देखिए रूबिका, मुझे तो पिछले कुछ समय से सिर्फ यही समझ में आया है कि इस देश में षड्यंत्र की राजनीति के उस्ताद तो सिर्फ शरद पवार हैं। वो जब चाहें षड्यंत्र करके अपने ही भतीजे को अपमानित करा लेते हैं, वो जब चाहें तब जिसके साथ चले जाते हैं, वो जब चाहें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा में बचा लेते हैं, वो जब चाहें तब नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि षड्यंत्रकारियों के शीर्ष में अगर कोई बैठा है तो शरद यादव जी हैं। और एक छोटी सी टिप्पणी कह दूं, अजय उपाध्याय ने कहा कि हर्षवर्धन जी को मैं भाजपा प्रवक्ता की बधाई देता, लेकिन इन्होंने और बोल दिया। तो भाई मैं तो बोलता रहूंगा, आप पार्टी बंदे हैं मित्र, थोड़ा संभल के बोला कि करने वाले भाजपा ज्वाइन करते हैं, सारे प्रवक्ता हैं, दोस्तों में लंबी लिस्ट है, कहिए तो नाम गिनाना शुरू करो। ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जा जी, धीरेन्द्र कुमार जी, हर्षवर्धन जी, सुनील सिंह साहब, डॉक्टर उपाध्याय, नेक्स्ट टाइम शिवम त्यागी जी, आनंद दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के इस डिबेट शो में हिस्सा लेने के लिए। ये तो 6 बजे की दहाड़ थी, लेकिन 9 बजे द रूबिका लियाकत शो आप आज क्या देखेंगे, जरा एक झलक, क्योंकि आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है।